हेलो। सॉरी सर, सॉरी फॉर लेट। ये इन लोग का होमवर्क चेक कर रहे थे। ठीक है। तो सर सैलरी में अपने लोग का 65 तक हो गया, राइट? 64 तक हुआ ना? होमवर्क में लिखोगे 65, 66, 65, 66, सिर्फ दो क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, दोनों बड़ा है, ध्यान से बनाना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन और होगा, इस तरह से दे देगी, कंप्लीट कर लेंगे अपने। आइए सर नेक्स्ट में। तो सर चैप्टर हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था, रिमेंबर? तो सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हमारा फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन हो गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अपने ने क्या सीखा था बताइए? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कौन सा होता है? रेंटल इनकम फ्रॉम लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी दैट इज बिल्डिंग, है ना? तीन कंडीशन रहेगा तभी हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। सबसे पहला कंडीशन क्या था? देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब क्या? बिल्डिंग नहीं, नॉर्मल लैंड भी हो उसको शेड कर दिया, वो भी बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग में सब चीज आ गया, क्लियर है? एक्सक्लूडिंग सिर्फ लैंड, लैंड को छोड़ के, है ना? तो सर देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग होना चाहिए। दूसरा था एसएससी मस्ट बी दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एसएससी क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। सब लेटिंग अगर कर रहा है तो वो हमारा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। किस में टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स। इसके अलावा दी प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पज, उसके लिए यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये तीन कंडीशन रहेगा तभी अपने लोग हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करेंगे। प्लस इसके अलावा आपने बहुत सारा टाइप पढ़ा था, ओनरशिप में पढ़ा था सर। एक तो ओनरशिप होता है एक्चुअल ओनरशिप, जिसके नाम में प्रॉपर्टी है, जिसके नाम में पैसा आ रहा है, वो एक्चुअल ओनरशिप है, टैक्स वो देगा। दूसरा क्या था सर? दूसरा क्या था बताइए? बेनिफिशियल ओनर, जो भैया ओनरशिप किसी और के नाम में है, लेकिन इंजॉय कौन कर रहा है? वो कर रहा है, रेंट का पैसा वो कलेक्ट कर रहा है। तो अल्टीमेट ओनर किसको माना जाएगा? जो इंजॉय कर रहा है, जिसको डीम ओनर बोलते हैं, बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं। क्लियर है? तो टैक्स कौन देगा सर? डीम ओनर देगा। दूसरा क्या था सर हमारा कि अगर कोई इम्पार्टिबल स्टेट रहा, मतलब अपने लोग पढ़े थे, रिमेंबर? कोई अगर इम्पार्टिबल स्टेट रहा जिसको अपने लोग अलग अलग नहीं कर सकते, किसका क्या हिस्सा है, नहीं हिस्सा है, राइट? तो जो अगर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपके पास आ गया, लेकिन ओनर आपके दादा परदादा है, लेकिन आपके नाम में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन इनहेरिटेड है, क्या है सर? इनहेरिटेड है, तो इसका मतलब एक्चुअल ओनर कौन है? आप हैं। टैक्स कौन देगा? आप देंगे। इन शॉर्ट में याद रखिएगा, जो मजा लेगा टैक्स वही देगा, सिंपल सा। क्लियर है भाई? डिस्प्यूटेड में भी अपने ने पढ़ा था सर। डिस्प्यूटेड का केस में क्या होता है? जिसके हैंड में पोजीशन है, जो इंजॉय कर रहा है प्रॉपर्टी को, टैक्स का लायबिलिटी वही देगा। क्लियर है? तो हमारा सर, हमारा ये सारा अपने लोग पूरा डिस्कशन कर लिए थे। एग्जेम्प्टेड वाला प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, कौन सा प्रॉपर्टी मेरा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता। दो हमारा रेंटल इनकम प्रॉपर्टी से आ रहा, लेकिन वो हमारा एग्जेम्प्टेड, वो हमारा टैक्सेबल नहीं है। क्या था उसमें? एनी पैलेस और पार्ट देयर ऑफ, है ना? एक रूलर, एक रूलर का अगर मल्टीपल पैलेस है तो भैया एक क्या कर देंगे? एग्जेम कर देंगे, बाकी सब क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। और लेकिन वो जो प्रॉपर्टी वो रह रहा है, वो लेट आउट नहीं करेगा। वो लेट आउट का मतलब देखें, बहुत सारा पैलेस वगैरह आपको पता है राजस्थान वगैरह, यहाँ पे ना बहुत सारा पैलेस रेंट पे मिलता है। किसमें मिलता है? रेंट पे मिलता है। आवाज आ रहा है ऑनलाइन वाले? रिप्लाई दो। ओके सर। तो सर बहुत सारा जो आपका रूलर है ना, मल्टीपल पैलेस रहता है। ठीक है? तो मल्टीपल पैलेस रहता है, एक पैलेस एग्जेम्प्ट है, बाकी सारा टैक्सेबल है। और जो एक पैलेस है ना, उसको भी भाड़ा में खड़ाता है। कैसे भाड़ा में? ये जो बड़ा बड़ा मूवीज वगैरह देखते हैं, बड़ा बड़ा मूवीज में जो बिल्डिंग वगैरह दिखाता है आपको, सीरियल वगैरह में बिल्डिंग्स वगैरह दिखाता है, वो सब उसका बाप लोग है क्या? बाप भी गिरवी हो जाएगा? नहीं है भाई साहब, सब किसमें मिलता है? रेंट में मिलता है। किसमें मिलता है? रेंट में मिलता है। तो ये पैलेस वगैरह भी सब रेंट में मिलता है, भाड़ा में मिलता है। ऑब्वियसली पैलेस मिल रहा है तो भाड़ा सोच ली कितना होगा एक दिन का। एग्जैक्टली। नेक्स्ट में सर क्या लिखा है? हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, वो भी एग्जेम्प्टेड है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, ये भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर हाउस प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, वो भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। लेकिन वो चैरिटेबल पर्पस, जो मेरा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई आ रहा कह रहा है अपना प्रॉपर्टी को रेंट में दे रहा, बोला नहीं हम तो वहाँ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, हम तो स्कूल खोल के रखा, ये खोल के रखा, नहीं है भैया, नहीं माना जाएगा। आप रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है? जैसा मंदिर मस्जिद वगैरह ये सारा क्या है? रिकॉग्नाइज है। तो इसलिए उनका जो प्रॉपर्टी है होता है ना, कुछ अपनी जगह वगैरह ये दे देते हैं, या कुछ अपने जगह में जो उनका एरिया वगैरह रहता है ना, तो उन लोग भाड़े पे नहीं, या कुछ आपका दुकानदार वगैरह हो गया, ठेला लगाने वाला होता है, तो उन लोग से चार्ज लेता है कमेटी। ये समझे? मंदिर का कमेटी रहता है,
आप मेरा मंदिर में अगर जैसे कि अभी आपका पूजा वगैरह में रहता है तो स्टॉल बनता है ना कमेटी वगैरह के लिए, तो जो एक आपका कमेटी फॉर्म किया जाता है वो स्टॉल वाले से कुछ चार्ज लेता है, नॉमिनल चार्ज जो भी चार्ज लेता है, कुछ चार्ज क्या है उसका इनकम है, तो सर वो भी तो रेंटल प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, तो वो एग्जाम माना जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, हमारा ये जो हमारा फॉर्मेट है सर, ये फॉर्मेट आपको याद रखना, ये हमारा फॉर्मेट है। कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट यही है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये निकालना है, लेस क्या कर देना है सर, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय दी ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या है सर, डिडक्शन है, वहां पे डिडक्शन आपको लेस करना है। डिडक्शन में केवल दो आएगा, याद रखना केवल दो आएगा। एक क्या है बताइए, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और एक क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। यही चीज आपको करना। क्लियर है? तो सबसे जो पहला कंडीशन है वो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अपने को यही सीखना है। हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीख लिया, 70% आपका कवर हो गया। यही मेन है जिसको अपने को समझना है। तो कंप्यूटेशंस ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू आज का क्लास इसी के लिए डिडेक्टेड है, नेक्स्ट क्लास भी हो सकता है। तो कंप्यूटेशंस ऑफ सब ग्रॉस एनुअल वैल्यू अपने लोग निकालेंगे। कंप्यूटेशंस ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिपेंड करता है ऑन हाउ वी आर यूजिंग दी प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमाने का ख्वाहिश है, वो प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं, उसकी ही बेसिस से ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाला जाता है। और वो प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं अपने लोग चार बातों से। कितनी बातों से? चार बातों से सर यूज कर सकते हैं अपने लोग, डिपेंड हाउ द प्रॉपर्टी इज यूज्ड। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले क्या था, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, साल भर लेट आउट कर, साल भर भाड़े पे कटा है, एक भी दिन खाली नहीं रहा, तो साल भर मेरे पास रेंट आया, तो उसके हिसाब से जीबी का कंपटीशन क्या होगा, अलग होगा। दूसरा है पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ महीना खाली रहा। खाली कैसे रहा भैया, एक जन छोड़ के चला गया, एक जन छोड़ के चला गया, तो अगला फिर से दोबारा आपको टेनेंट खोजना है। अब टेनेंट खोजने में तो टाइम लगता है ना सर, कि टाइम नहीं लगता है। अब वो बहुत रेयर केस में होता है कि भैया आप स्मार्ट बनते हैं, आपको पता है कि अगला 2 महीना का नोटिस पीरियड दिया छोड़ने के लिए, तो 2 महीना पहले से आप क्या किए, खोजना चालू कर दिए, और 2 महीना के अंदर में लग भी गया, तो भैया जैसे वो छोड़ा अगला को घुसा दिए, तो आपका वैकेंसी पीरियड नहीं रहा। वो किस में कवर हो गया, लेट आउट थ्रू आउट डेट। वैकेंसी पीरियड का मतलब हो गया खाली। क्या वो खाली में रेंट मिलता है? नहीं मिलता, उसको बुलाया था लॉस ऑफ रेंट ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ऑफ रेंट ड्यू टू वैकेंसी। फिर क्या है सर, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी एक्चुअल में दो तरह से यूज हो सकता है, या तो लेट आउट या तो सेल्फ ऑक्युपाइड, मतलब या तो हम रहा या तो भाड़े में दिया, इसके अलावा कुछ और है क्या, इसके अलावा कुछ और है क्या, कुछ और नहीं। तो पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब क्या हो गया, मान लो कि हम रह रहे थे, अब हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए ड्यूरिंग द ईयर में, तो वो घर को हमने भाड़े पे लगा दिया, तो उस साल वो मेरा क्या रहा, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड भी रहा पार्टली लेट आउट भी रहा। नेक्स्ट ईयर में वो कहां चल जाएगा, नेक्स्ट ईयर में वो लेट आउट थ्रू आउट द ईयर चल जाएगा। या फिर कोई ऑलरेडी भाड़े पे जगह था, मेरे को जरूरत है, मेरे को जरूरत है, मान ली नया नया शादी हुआ, भैया घर तो चाहिए एक तो, है ना, तो क्या करना है सर, उसको भगा दिया, बहू दे जा, अब वो कुछ बोल नहीं सकते। तो सर ये भी क्या हो गया बताइए, पहले लेट आउट में था, अब क्या है, अब क्या है सेल्फ ऑक्युपाइड, तो वो भी इसमें कवर होता है, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। ये ड्यूरिंग द सेम ईयर होना चाहिए, एक ही साल में होना चाहिए, तभी यहां कवर होगा। लास्ट ऑप्शन क्या है सर, सेल्फ ऑक्युपाइड थ्रू आउट द ईयर, साल भर उस घर पे हम ही रहे, भाड़े पे भैया हमने नहीं दिया। ये चार केस में जीवी का कंपटीशन क्या होगा सर, चेंज होगा। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? दोनों रिप्लाई करिए, नहीं तो एंड क्लास को एंड कर देंगे। हाँ ठीक है, बीच बीच में रिप्लाई करते रहिएगा। समझ गए सर? 10 सेकंड का टाइम देंगे आप लोगों को, उसका भीतर रिप्लाई नहीं दिए फिर हम चल जाएंगे, ऐसे भी रोजा लग जाता है सर। ये भी ठीक है, सब मिर्जापुर देख के भरा हुआ है, सब मिर्जापुर ना, ये कौन सा था, ये भी ठीक किसमें था, हाँ मिर्जापुर में ही तो था, पार्ट 2। ऐसे सब करो बाबू तुम रोजा रमजान का टाइम में, समझे हैं? पढ़िए देखिए, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू सर फर्स्ट केस में यहां पर लिख देना, ये वाला फर्स्ट केस है,
यहाँ पर केस नंबर 1 यहाँ पर ऊपर में लिखे लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। अच्छा लिखा हुआ है, सॉरी लिखा ऊपर लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। लेट आउट थ्रू आउट द ईयर का यहां पर आपको पढ़ना है सर, ये क्या है, कंप्यूटेशंस ऑफ जीएवी। जीएवी बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जीएवी बेसिकली क्या है, आपको सर जीएवी निकालना है, राइट। तो जीएवी बेसिकली क्या होता है, चीज देखिएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, है ना। ये डिपेंड करेगा दो चीज, एक तो कि भैया रेंट अपने को कितना मिल रहा है। देखिए हम चाहें तो एकदम आराम से बता के कट कुट में निकल जाएंगे, लेकिन चीज समझाना चाहते हैं क्या एक्चुअल में होता है। एक तो भैया रेंट मेरा जितना आ रहा है वही ना, उसी को तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं। मेरा रेंट जितना आ रहा है जिसको बोलते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव, क्या बोलते हैं, जितना मैंने रेंट रिसीव किया। तो मेरा 10,000 पर मंथ था, कितना था, 10,000 पर मंथ था भाई साहब। तो एक साल का कितना होगा, अपने लोग केस कौन सा कर रहे हैं, अपने लोग केस कौन सा कर रहे हैं, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। तो लेट आउट थ्रू आउट द ईयर का मतलब क्या हो गया, साल भर रेंट पे लिए, तो एक महीना खाली नहीं रहा। तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से साल भर का कितना हो गया, 1,20,000। तो रेंट कितना मिला, 1,20,000। तो जीवी कितना होना चाहिए, जीवी कितना होना चाहिए, 1,20,000। बात सही है। अब यहां कुछ लोग ना स्मार्ट बन गए। स्मार्ट क्या बन रहे हैं सर, रेंट का पेपर में लिखा रहा है 10,000। दो तरह का पेपर बनता है, आपको पता होगा, दो तरह का पेपर बनता है। एक होता है लीगल पेपर और एक होता है इलीगल, मतलब इलीगल नहीं बोल सकते हैं, अननोटराइज्ड पेपर। कोई भी लीगल पेपर में एग्रीमेंट में अगर आप नोटरी करवाते हैं, नोटरी मतलब साइन कर लेने के बाद में नोटराइज कराना पड़ता है, दैट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। कोई भी लीगल पेपर में अगर अनटिल अनलेस वो नोटराइज नहीं हुआ है या तो फिर कोई लॉयर का साइन एंड स्टैम्प नहीं लगा है, तब तक वो मेरा लीगल पेपर नहीं। क्लियर है। तो लोग क्या करते हैं ना, दो तरह का पेपर बनाता है, एक पेपर को नोटराइज कराता है, एक पेपर को नोटराइज नहीं करता। तो क्या है कि एक जो मेरा लीगल पेपर है उसमें लिखा है कि भैया 10,000 पर मंथ है, और एक्चुअल में रेंट लेता है वो 25,000। 15,000 का रेंट वो लेता है कैश में, और 10,000 रुपए का रेंट लेता है बैंक। बैंक का रेंट में टोटल इनकम दिखा दिया 1,20,000, और 1,80,000 रुपया कैश में लिया है वो टाटा पुर खत्म, उसका कोई हिसाब नहीं। ये ऐसा लोग करते हैं और सरकार को ये बात पता है। सरकार आपका कंट्रोल कर सकता है बैंक में, आपका बैंक में झांक सकता है, लेकिन आपका जेब में झांक नहीं सकता है, नहीं तो कुछ और मिल जाएगा। जेब में तो उन्हें झांकेगा, समझ रहे। तो सर जेब में झांकने का उसके पास पावर नहीं है, उसके पास पावर कहाँ है, बैंक में झांकने। तो हमको बताइए, वो कैश को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कैश को कभी भी वो ट्रैक नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस अगर चीप वाला कार्ड हो, जो बीच में निकला था चीप वाला, क्या 2,000 का नोट में बढ़ाया था नया नया, इसमें चीप है, ट्रैक होगा, है ना, तब ट्रैक हो सकता है, अदरवाइज ट्रैक नहीं हो पाए। तो ये बात पता है। तो सरकार ने क्या लाया, सरकार ने यहाँ एक कॉन्सेप्ट लाया, बोला कि देखो बेटा, एक रेंट तो आप बता रहे हो, वो है एक रेंट हम भी बताएं। एक रेंट का नाम है, वो रेंट का नाम है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। क्या नाम है सर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, या फिर उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलते हैं सर, एक्सपेक्टेड रेंट। तो दो तरह का रेंट याद रखना है, एक एक्चुअल रेंट और एक एक्सपेक्टेड रेंट। एक एक्चुअल रेंट और एक एक्सपेक्टेड रेंट, एक एक्चुअल रेंट और एक क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या हो गया, इतना रेट होना चाहिए। ये कौन बोलेगा, हम बोलेंगे, ये कौन बोलेगा, सरकार बोलेगा। सरकार बोल रहा है कि भैया इतना रेट होना चाहिए, समझ रहे हैं। अब सरकार बोल रहा है कि बाबू आप जो दिखा रहे हैं 1,20,000 रुपया, मेरे हिसाब से आपका रेंट 1,50,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ये सरकार बोल रहा है। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, दिस इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। ये सरकार बोल रहा है कि मेरे हिसाब से 1,50,000 होना चाहिए। आप चोर हैं, आप चोरी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से 1,50,000 होना चाहिए। आप बोल रहे हैं 1,20,000 रुपए, आप चोरी कर रहे हैं मेरे साथ।
इसलिए हम जेवी किसको मानेंगे? 1,50,000 को मानेंगे। किसको मानेंगे? वो आपको चोर बोल के और जेवी किस में चार्ज कर लेगा? 1,50,000। समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम? तो यहाँ पे इस केस में जेवी हमारा कितना हो गया? इस केस में हमारा जेवी हो जाएगा 1,50,000 जो सरकार बोल। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? मैसेज करिएगा। क्लियर है? दूसरा केस में आप बोल रहे हैं कि भाई साहब सरकार बोल रहा है 1,50,000 है, आप बोले नहीं नहीं सर 1,50,000 नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा इनकम सर 1,80,000 रुपये। आप क्या बोल रहे हैं? मेरा इनकम कितना? 1,80,000 रुपये है। साल का रेंट हम 15,000 रुपये महीना लेते हैं सर, और टोटल रेंट मेरा 1,80,000 रुपये है सर। आप 1.5 लाख रुपया कम बोल रहे हैं, मेरा इनकम ज्यादा है। अच्छा बेटा हम कम बोल रहे हैं? अच्छा तुम्हारा इनकम ज्यादा है? अच्छा ठीक है कोई बात, तुम बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं। हम नहीं मान, तुम बोल रहे हो तो मान लेंगे। ठीक है चलो तुम्हारी बात माना। कितना कर देंगे जीएवी हम? 1,80,000। समझ में आया? तो जीएवी क्या होगा? जीएवी होगा विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर। ये खेल खेलता है गवर्नमेंट हायर और लोअर। जहां एग्जेम्पशन का बात आएगा, आपको बेनिफिट का बात आएगा। आप देखिए ना, चेक करिए ना, पढ़िए तो साले। जहां भी आपको देने का बात आएगा वहां क्या है? लोअर। और जहां लेने का बात आएगा ना बाबू, वहां क्या है? स्मार्ट है, अलग लेवल का स्मार्ट। तो पता है कहां से वर्ड का खेल खेलना है, तभी तो लॉ बनता है ना सर। क्लियर हो रहा? समझ में आ रहा है? तो जेवी का मतलब क्या हो गया? जेवी का मतलब हो गया विच एवर इज हायर सर। जेवी का मतलब होता है विच एवर इज हायर। हायर ऑफ व्हाट? हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्सपेक्टेड। क्लियर है? तो जीवी का मतलब क्या होगा? विच एवर इज हायर। एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर। एक्चुअल रेंट इज व्हाट रेंट विच इज डिटरमाइंड और assessed by the assessee himself. It is what? Actual rent. And expected rent, the rent which is determined by the government, which is supposed to be you earned. और आप इससे कम दिखा रहे तो क्या मानेगा? आप चोर है, आप चोरी करें मेरे साथ, आप रेंट कम दिखा रहे, तो हम जो बोलेंगे वही रेंट हो गया। क्लियर हो गया? अच्छी समझ में आ रहा है? अब भाई साहब 1,80,000 रुपए तो चार्ज कर दिया है। अभी पूछ रहे साहब कैसे? आप जो 1,80,000 आप जो निकाले, ये जो आप एक्सपेक्टेड रेंट मेरे ऊपर थोपे, ये कैसे निकाला आपने? वो तो हमको बताइए। अरे निकाले कैसे आप? ऐसे ही मुंह से बोल दिया अरे हम रात को देखा था, हमको पता है तुम्हारा 1,50,000 है, हमको तो पता है। अरे सालो ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, गवर्नमेंट है वो, उसको लॉजिकल रीजन देना होगा। ऐसे थोड़ी ना मुंह बोल देगा अरे नहीं 1,50,000 जो हम बोल दिया। वो चाचा लोग थोड़ी है मिर्जापुर का 1.5 लाख का 1.5 लाख दे देगा। बात समझ रहे हैं? कुछ लॉजिकल रीजन होता है। तो लॉजिकल रीजन यहाँ पे जानेंगे एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आया। तो एक्सपेक्टेड रेंट के लिए यहाँ पर दो इंस्टीट्यूट है जो कि इस फील्ड में डील करता है। इस फील्ड में डील करता है, आपका प्रॉपर्टी के फील्ड में दो इंस्टीट्यूशन ने डील करता है। तो ये गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट क्या है? इंस्टीट्यूशन है। तो ये इंस्टीट्यूशन से पूछेगा। एक पूछेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। किससे पूछेगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूछेगा। किससे पूछेगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूछेगा। बिकॉज प्रॉपर्टी का रिलेटेड डील कौन करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हमारे यहाँ पे डील कौन करता है? केएमसी। केएमसी डील करता है हमारे यहाँ पे। तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हर एक का बाड़ी का घर सब कुछ पता है। कौन इलीगल बाड़ी है, कौन लीगल बाड़ी है, कौन बेटा 4 लीगल का साथ 2 इलीगल मारा है, वो भी पता है। किसका नाम में प्रॉपर्टी का बिल है, किसका नाम का प्रॉपर्टी का बिल, कौन कब्जा करके बैठा हुआ है, कौन अपना प्रॉपर्टी में किसी और का प्रॉपर्टी बोल के शो कर रहा है, सब कुछ पता है उसको। किसको पता है? कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी मैटर करना पड़ रहेगा, कहां पे जाएंगे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इस प्लैनेट में लाल बिल्डिंग,
जो तो सिनेमा का अपोजिट में क्या इलिट है ना, उसी का अपोजिट में वही है हमारा केएमसी, वहीं पर जाना है आपको। बाबू लोग काल क्या आज के हो गए, यही डायलॉग है लोग, समझ गए। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाएगा, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या निकालेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका एनुअल रेंटल अर्निंग कैपेसिटी, क्या वर्ड बोलो, एनुअल रेंटल अर्निंग कैपेसिटी, ये बताएगा। कौन बताएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चीज समझ में आ रहा है, एनुअल का मतलब साल का, रेंटल एनुअल रेंटल अर्निंग कैपेसिटी कितना है ये कौन बताएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इफ द एनुअल रेंटल अर्निंग कैपेसिटी इज डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नोन एज म्युनिसिपल वैल्यू। क्या कौन सा वैल्यू बताइए, इज नोन एज म्युनिसिपल वैल्यू। इसको अपने लोग सर म्युनिसिपल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। ये म्युनिसिपल वैल्यू कौन बताया, ये म्युनिसिपल वैल्यू केएमसी बताएगा। और केएमसी बोला कि सर मेरे हिसाब से इसका साल का रेंट 1,40,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1,40,000 होना चाहिए। ये कौन बताया, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बताएगा, जिसको म्युनिसिपल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपका 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 जो टैक्स लग रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स भी अपना क्या करेगा, वैल्यू निकालेगा। दैट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अपना एक वैल्यू निकालेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या, एनुअल रेंटल अर्निंग कैपेसिटी इज डिटरमाइंड बाय होम, डिटरमाइंड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसको बोलते हैं फेयर रेंट। कौन सा रेंट, फेयर रेंट। ये फेयर रेंट डिटरमाइंड कौन करेगा, इनकम टैक्स। और फेयर रेंट डिटरमाइन किया है, ये डिटरमाइन किया है 1,60,000। कितना डिटरमाइन किया, 1,60,000 डिटरमाइन। समझ में आ रहा है सर, ये गवर्नमेंट का जो जो है ना, ये सब बॉडी है, ये सारा अलग अलग रोल करता है, समझ रहे हैं। और ये आप इसको सेपरेट इंसान की तरह समझो, ये सारी सेपरेट एजेंसी। ये एजेंसी का रिक्वायरमेंट अलग है, जैसा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और अगर केएमसी उसमें फॉल करता है तो केएमसी को भी आईटी फॉल करना पड़ेगा, ये समझे। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है, समझो यहां पर कोई बिल्डिंग खरीदना चाहता है, कोई बिल्डिंग बढ़ाना चाहता है, कोई बिल्डिंग को प्रमोट करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, तो उसको परमिशन किससे लेना पड़ेगा, केएमसी से। ऐसा नहीं है हम इनकम टैक्स है, हम यहाँ बिल्डिंग बना देंगे, क्या कर लेगा, ऐसा नहीं कर सकते आप भाई साहब। उसका पावर जो है उसको फॉलो करना होगा। आपका जो पावर है आपके अंदर में फॉलो करेगा तो फिर आप करिए। जी समझ में आ रहा है। तो इस तरह से वर्क होता है एजेंसी का। तो ये एजेंसी अपना अलग रेट देगा, ये अलग रेट देगा, दोनों अपना अपना रेट दे सकता है। चीज क्लियर है। तो यहां पे गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि भैया इन लोग दोनों में से जो भी ज्यादा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हम वही को मान। तो एक्सपेक्टेड रेंट कौन देगा, एक वैल्यू देगा म्युनिसिपल वैल्यू, कौन बताएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और एक वैल्यू कौन बताएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसको क्या बोलते हैं, फेयर रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। अब भाई साहब ये परेशान है एसएससी, बोला खाली हायर हायर हो रहा है बॉस, हम भी हाई हो रहे हैं, अब क्या करें। अब वो भी हाई हुआ और हाई होके कोर्ट में घुस गया। कहाँ गया वो, कोर्ट में गए तो लॉयर को सेट किया, बोले भाई देखा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ तो करना होगा। ठीक है घबरा, बात करते हैं। इन लोग दोनों को, इन लोगों को, इन लोग दोनों को, इन लोगों को लेवल दिखाते हैं। रुक, सबसे बड़ा कोर्ट कौन है इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट। और सबसे बड़ा डिसीजन कौन लेता है, पार्लियामेंट। इन लोग नहीं, सबसे बड़ा कौन है, कोर्ट, जज। समझ रहे, वही तो आपको हुक्म देता है ना सर। कन्विक्शन का अधिकार देने का राइट किसका है, कन्विक्शन का जज का अधिकार, जज का राइट। अल्टीमेट कन्विक्शन का अधिकार किसके पास, जज का। सबका अपना अपना रोल बटा हुआ है। तो अब ये भाई साहब परेशान होके कोर्ट में गया। कहां गया, कोर्ट एक वैल्यू डिटरमाइन किया जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट। कौन सा रेट, कोर्ट आपका डॉक्यूमेंट देखा, आपका नियरेस्ट का डॉक्यूमेंट देखा, पूछा समझा, बात किया, इवेलुएट करके वो एक रेंट निकाला, और वो रेंट निकाला 1,50,000। क्या बोला, बोला कि नहीं नहीं 1,50,000 होना चाहिए। तुम बेटा जो 1,20,000 बोल रहे हो कम है बाबू, या तो तुम कम ले रहे हो, अगला तुमको बेवकूफ बना रहा है, या तो तुम हम लोग को बना रहे हो।
लेकिन कोई ना कोई तो बेवकूफ बन रहा है, ये बात है। बात समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से 1.5 लाख रुपए है। कितना रुपए? ये कौन बोला? कोर्ट बोला है। कौन बोला? तो गवर्नमेंट के हिसाब से कितना हो रहा था? 1,60,000। लेकिन कोर्ट कितना बोल दिया? 1,50,000। तो भैया कोर्ट का बात को नहीं मानोगे? कोर्ट का बात को नहीं मानोगे क्या? हाँ, यूपी में रहते हो, कोर्ट का बात को नहीं मानोगे? कहाँ रहते हो? सब इसको एडिट करने होगा बॉस। ज्यादा बोल दिया नहीं? डर लग रहा है। अबे यहाँ दीदी है। हाँ सर, हाँ बेटा बता रहे। देखिए सर, तो सर 1,60,000 और यहाँ क्या है 1,50,000। एक्चुअल में क्या होता है ना कि इतना सारा पढ़ते उड़ते हैं ना, इधर उधर करते उड़ते हैं, जो बताते हो ना जाते, ये इनबिल्ट है मेरा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। वो नॉलेज है। अब हम पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो चीज है ना ये फिट बैठ रहा है, वो मार देते, फिर 1 सेकेंड बाद समझ में आता है अरे वही है। अभी धीरे धीरे हम न्यूज वगैरह सुनना थोड़ा कम कर रहे हैं। ने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया भाई साहब, अब तो गायब। गायब भी नहीं होना भाई साहब। देखिए कोई अगर बुरा उरा लगा तो माफी मांगते हैं, बट ऐसे ही बोल दिए, बट ठीक है, जो हुआ सो हुआ। देखिए सर, तो 1,60,000 और 1,50,000 है, तो कोर्ट का बात को तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1,50,000। चीज समझ में आया? तो एक्सपेक्टेड रेंट ये 1,50,000 फिक्स हो। तो एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? 3 पार्ट में आप चेक करो। 3 पार्ट में क्या हो रहा है बताइए? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ये म्युनिसिपल वैल्यू, और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, ये आया। बट इन लोग दोनों से क्या लेना है? विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर इज इक्वल टू व्हाट? माय एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट इज नथिंग बट द हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट, बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट। और यहां म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। कौन सा वैल्यू है ये? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू में भी फर्क है सर, वो हम बताएंगे। इंजमाम भी आ गया ऑनलाइन। बड़ा हंस रहा, किस बात पे हंसा है सर? आप लोग मेरे से कॉल पे बात भी कर सकते हैं, और यूपी वाला, आप लोग कॉल पे बात भी कर सकते हैं, ठीक है? वहां पर देखिएगा हैंड रेस का ऑप्शन है, आप हैंड रेस करोगे, मैं यहाँ से अप्रूव करूंगा, तो कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह आप मेरे से पूछ सकते हो लाइव। देखिए सर, तो चीज समझ में आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट का? तो एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या हो रहा है सर? हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। हायर ऑफ, बोलिए बोलिए, रटना है इसको, अरे ये चीज रटने, जहां रटने वाला चीज हम रटाएंगे भैया। हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट विच इज व्हाट? एक्सपेक्टेड रेंट है। अब जीवी क्या होगा? हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट इज माई जीवी। क्लियर है? तो अगर हम कंडीशन में जाए एक्सपेक्टेड से पूरा जेवी में, तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट से क्या लेना है? हायर। क्या लेना है? हायर। फिर ये जो वैल्यू आया इससे फेयर रेंट को कंपेयर करके क्या लेना है? लोअर। क्या लेना है? लोअर। स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करके क्या करना है? लोअर। ये क्या निकल गया? एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्चुअल रेंट से जो है, फिर इन लोग दोनों से क्या लेना है? हायर। ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीएबी। तो इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं हायर, लोअर, हायर। फिर से बोली, हायर, लोअर, हायर इज इक्वल टू व्हाट? जीएबी। क्लियर है? समझ में आया? आइए नीचे पढ़िए। हम भूल जाते हैं, हम रोजा में, बाद में साला रोजा लगता है। पढ़िए। कभी कभी ऐसा लगता है ना हम गिर गए हैं। गिरा नहीं है अभी, अभी भी है, शादी नहीं हुआ अभी है। वीडियो वीडियो देख रहा है तो बाबा पता चला फेंट हो गए, लड़की देख ली, खत्म नहीं। पढ़ा रहा गिर रहा है, चल रहा चल जाएगी वो।
इसलिए थोड़ा बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है भाई यार। हमको पता है कि मेरा जहाँ रिश्ता लगेगा, अगलों को पता है कि भैया हम यूट्यूब वगैरह में चलते हैं, यूट्यूब पे तो देखना ही है, इसीलिए थोड़ा बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। पढ़िए देखिए क्या है यहाँ पर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है सर, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज व्हाट, विच एवर इज हायर। क्लियर है सर। और एक्सपेक्टेड रेंट क्या है सर, एक्सपेक्टेड रेंट बताइए क्या है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, राइट। तीनों दे दिया, बढ़िया। क्या लिखा हुआ, हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट, इट इज इक्वल टू व्हाट, एक्सपेक्टेड रेंट। अब फिर एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे और दोनों में से जो ज्यादा रहेगा वो क्या निकल जाएगा, जीएडी। क्लियर हो गया, कोई भी प्रॉब्लम समझ में आया, मजा आया, रटे या समझे। अब नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़िए। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू किसको बोलते हैं, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इज रेंटल अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी एस्टिमेटेड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी। फेयर रेंट इज रेंटल अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी इज एस्टिमेटेड बाय द इनकम टैक्स ऑफिस। और कैसे कंप्यूट करता है, बेस्ड ऑन द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द एरिया। यहाँ पर एनुअल वाला वर्ड डालिए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इज एनुअल वाला वर्ड डालिए, एनुअल रेंटल अर्निंग कैपेसिटी। यहाँ पर भी फेयर रेंट इज एनुअल रेंटल अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है सर। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इज एनुअल रेंटल अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी एस्टिमेटेड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी। ठीक है, मैट ले लेगा, मैट ले लेगा। देखिए सर, स्टैंडर्ड रेंट में बताइए, स्टैंडर्ड रेंट इज रेंटल अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी एस्टिमेटेड बाय द कोर्ट, एस्टिमेटेड बाय द कोर्ट। क्लियर है, याद रखिएगा सर, कोर्ट से ऊपर वो जो वैल्यू बोल दिया वही वैल्यू फिक्स है भाई साहब। क्लियर है। अंडर द प्रोविजन ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट, ये जो प्रॉपर्टी वाला मामला है, कोर्ट भी रूल करता है अंडर कौन सा, रेंट कंट्रोल एक्ट। आपको पता है रेंट कंट्रोल एक्ट क्या है, अगर डिस्प्यूट है आपका और आपका लैंडलॉर्ड के साथ में, आपको रेंट देना है, अगर आपने 3 महीना से ज्यादा का रेंट नहीं दिया तो वेकेशन पावर मिल जाता है किसको, लैंडलॉर्ड को। तो ठेका टेनेंसी रहे कुछ भी रहे, ठेका टेनेंसी इज अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट, पता आपको। तो ठेका टेनेंसी इटसेल्फ, आप ओनर नहीं है, आप टेनेंट ही है। तो टेनेंट का मतलब क्या होता है, रेंट देना। लेकिन टेनेंसी राइट में क्या होता है ना, कि आपका लैंडलॉर्ड आपको निकाल नहीं सकता। जो अपने लोग लास्ट क्लास में पढ़े, अगर 1 साल से किसी से ज्यादा अगर आपने रेंट पे ले लिया एग्रीमेंट करके 1 साल से ज्यादा, तो उस प्रॉपर्टी पे आपका टेनेंसी राइट हो जाएगा, लीगली वो आपको निकाल नहीं पाएगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, 1 महीना 1 साल से कम का करता है टेनेंसी राइट नहीं देने के लिए। लेकिन टेनेंसी राइट का मतलब रेंट नहीं देना हुआ, क्या रेंट देना है। अगर रेंट नहीं दिए तो वो टेनेंसी राइट मैच्योर्ड हो जाता है, और वो राइट का जगह पे वो लैंडलॉर्ड आपको इवैक्यूएट कर सकता है, हटा सकता है। समझ आ रहा है। तो भैया अब अगला पता चल गया, किसको पता चल गया, लैंडलॉर्ड को, बेटा रेंट ले ही रहा नहीं, बिल नहीं फाड़ा, नहीं हम नहीं लेंगे, नहीं हम नहीं लेंगे, अच्छा बाद में देना, बाद में कर बेटा टाल दिया। भाई साहब क्या करें आप, अब 3 महीना बाद आ गया ये खाली कर, क्या है ते रेंट नहीं दी, अभी तो बोला था दे तो नहीं लिए, कब तुमको दिया, पागल बोले क्या, हमको कोई रेंट नहीं मिला है भाई। समझ में। तो लोग क्या करते हैं, तब इस केस में जाके रेंट कंट्रोल एक्ट में, कोर्ट में, जैसे बैंक वगैरह में जाके अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट में जाके आप अपना रेंट को जमा कर सकते, समझिए। वो ओनर, वो लैंडलॉर्ड आपको निकाल नहीं सकता, निकालने का पावर नहीं उसके पास। ओनर पैसा नहीं लिया, आपको तो रेंट देना था लेकिन उसने मना कर दिया, अगर आप उसको पैसा नहीं दीजिएगा तो इवैक्यूएशन का राइट आएगा उसके पास। तब जाके आप क्या करते हैं, रेंट कंट्रोल एक्ट बोलते हैं, में जाके आप बोलेंगे अपना एड्रेस के हिसाब से, जो इसका आपका लैंडलॉर्ड का नाम में अपना पैन दे के आप जमा कर दीजिएगा, और लोग जमा रख लेता है उसके नाम में। अब वो बंदा को फिर छुड़ाना होगा, छुड़ा के अपना रेंट लेके सेटलमेंट कर ले आपके साथ। अगर वो नहीं ले रहा है तो भैया आप देते रहिए उसको, हटा नहीं सकता। इसका मतलब कि भैया हम रेंट देने मांग रहे हैं, अगला ले नहीं रहा है, समझ में आ रहा है, ये चीज होता है। करिए, पढ़िए नेक्स्ट में देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आइए, इसको अपने लोगों को निकालना है सर। जिनके पास मैट है सर बनाओ साथ में इसको,
पढ़िए, म्यूनिसिपल वैल्यू 100 110, स्टैंडर्ड रेंट 108, कितना होगा? क्या था? क्या था? हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट। तो सर 100 110 110 110 से 108 है, कम है, और ये स्टैंडर्ड रेंट कौन बोलता है? कोर्ट बोलता है। तो कितना होगा सर? 108 होगा। कितना होगा? 108 होगा। अरे ये सर 108 हो जाएगा। बाकी दोनों बताइए, ऑनलाइन वाले कितना कितना आएगा? बताइए सर कितना होगा? सेकंड वाला का कितना होगा? सेकंड वाला बताओ कितना होगा? ये सेकंड वाला बताइए कितना होगा जल्दी। अल्फिया 116। 116 कैसे होगा सर? यहां क्या लेना है? हायर लेना है। क्या लेना है? हायर लेना है सर। तो हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन लोग दोनों से हायर लेना है सर। तो इन लोग दोनों से हायर कितना हुआ? 120 हुआ। और 120 से स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। अब इससे कंपेयर करेंगे, 120 से 150 विच एवर इज लोअर, तो क्या होगा? 120। तो यहां एक्सपेक्टेड रेंट 120। चलिए थर्ड वाला है, थर्ड वाला बताइए। थर्ड वाला बताइए कितना होगा? थर्ड वाला बताइए सर जल्दी। कितना होगा थर्ड वाला? अल्फिया बता दी, बाकी दोनों इंजमाम और ये बताओ जल्दी। अयाज रिप्लाई नहीं दे रहे, उसको भगा दे रहे, उसको भगा दे रहे। भगाने का ऑप्शन है मेरे पास। सर लास्ट वाला कितना होगा? 100 हो जाएगा सर। 140 160 160 160 100 कितना हो गया? 100। क्लियर है सर? कोई प्रॉब्लम? इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए। ये करना है सर, आप चेक करो। पहले इसमें आते हैं 50 52 52 52 58 52। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया? एक्चुअल रेंट कितना है? 60। तो जीबी कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, फिर से आइए 55 57 57 57 54 54 54 56 हायर हायर 57 57 54 लोअर 54 54 56 हायर 56 हायर लोअर हायर। जीवी आ गया क्या? समझ में आया सर? थर्ड वाला बोलिए वैसे करके। 68 50 50 सही हुआ। 68 60 68 68 68 50 50 लोअर वाला 50 50 45 हायर 50। क्लियर है? मजा आया? थर्ड वाला खुद से करिए, बाकी तीनों खुद से करिए आप लोग। क्या हुआ, तीन नहीं लाया बुक? करिए सर, बाकी तीनों करिए खुद से। इनको पता है ये चीज इंपॉर्टेंट है, और बड़ा फिगर लेंगे समझ में नहीं आएगा, इसमें इजी होता है। ये मैट बनाने में काफी टाइम लग गया मेरे को, इस तरह का बनाने में काफी टाइम लग गया मुझे। उनको पता है कि ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, टैक्स आप लोग को अलग लेवल रहेगा। बोलिए सर कितने कितना आंसर आ रहा है? ऑनलाइन वाले रिप्लाई दो, हमको लगता है तुम लोग सो गया है। रिप्लाई दीजिए अल्फिया जी।
नहीं समझ में आ रहा तो भी बोलिए। अच्छा, इसमें एक तो बड़ा पोल भी क्रिएट करने का है रे। बाप, इसमें तो क्वेश्चन डालना हो, इतना टाइम नहीं है। बोलिए सर कितना कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। यहाँ कितना आएगा, यहाँ एक्सपेक्टेड में, एक्सपेक्टेड में कितना आएगा? देखिए 65 बोल रहे हैं लोग, कैसे 75 80 80 80 65 कितना हो रहा है? 65। और यहाँ कितना हो गया? 68। तो जेबी क्या होगा? कोई प्रॉब्लम है किसी को? इजी लग रहा है? 70 65 70 70 63 63 63 80 80। ये कितना हो रहा है? 78 80। और ये कितना हो गया? 68। और जी भी कितना हो गया? क्लियर है सर? समझ में आ गया? याद रहेगा? चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 ये आप लोग देख लीजिए, इसको करिए। ये बड़ा वाला अमाउंट ऐसे करके रहता है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 करिए सर। यहाँ लास्ट में एक 5 नंबर होगा, एक्सपेक्टेड नीचे में 5 नंबर एक बनेगा, एक्सपेक्टेड है ना? हाँ, जेबी आपको यहाँ पे ये निकालना है, जेबी निकालना है। जेबी डायरेक्टली निकाल लीजिए ना, कितना होगा? फर्स्ट वाला का कितना हो रहा है? करिए करिए, खुद से करिए, पहले सबका करिए, फिर डिस्कशन करें। बोलिए सर कितना कितना आ रहा है? ऑनलाइन वाले रिप्लाई दोगे कि नहीं? आगे सबको करने दो। ये नहीं मतलब नॉट अप्लीकेबल नहीं है, 0 0 नहीं लेना, नहीं लेना। वो बेटा कोड में नहीं गया, वो कोड नहीं गया, वो कर लिया अभी, कर लिया। आप जीबी डायरेक्टली निकालो ना। अरे सर, अपने को तो डायरेक्टली आंसर निकालना था। जीबी कितना आएगा बताइए? फर्स्ट वाला में 90,000 सबका है। फिर
अच्छा बाद में, पहले आंसर लिख ले। 72 फिर 60 फिर 30 फिर 78,000। ये आंसर कितना लोग का सेम आ रहा है? हाथ उठाइए। 1 2 3 जन का सेम आ रहा है, बाकी का गलत हो रहा है। देखिए तो सर 80 90 90 इज इक्वल टू व्हाट? एक्सपेक्टेड एंड हो गया, बिकॉज यहाँ स्टैंडर्ड एंड क्या है? 0 है। एक्सपेक्टेड एंड 90 हो गया, एक्चुअल कितना है? 72। तो जेबी कितना होगा? 90। जेबी क्या होगा? 90। अरे सर लोअर नहीं है यहाँ पे, हायर लोअर लोअर हर जगह लोअर लगा रहे क्या? स्टैंडर्ड एंड 0 है। वो हायर लोअर लोअर जो बोले ना, उसको तो दिल में ले लिए, दिल से निकल ले रहा है। नहीं समझे? उसको बहुत अच्छा लगा वो हायर लोअर हायर, इसको अच्छा लगा ये जी। अरे सर लोअर किसके साथ था? स्टैंडर्ड एंड। स्टैंडर्ड एंड तो है ही नहीं है, तो सिर्फ हायर हायर होगा ना सर। क्लियर है सर? तो ये 90 होगा। 55 60 60 60 75 60 एक्सपेक्टेड एंड 60 एक्चुअल इन 72, तो जेवी 72। 65 65 65 कौन सा उम्मत पूछेगा? उन्हें बता पाएंगे कौन सा सर? रोजा रमजान में गाली निकल जाएगा मेरा मुंह से। हाँ वो कौन सा है? 65 65 सर कौन सा वाला 65? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वो खत्म। क्लियर हो गया सर? तो 65 65 65 65 58 58 58 60 60 24 25 25 नॉट अप्लीकेबल, एक्सपेक्टेड एंड 25 एक्चुअल एंड 30, तो जेवी 30। लास्ट वाला 80 75 हायर हो गया 80 80 78 लोअर हो गया स्टैंडर्ड एंड, तो स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेड एंड निकल गया और एक्चुअल एंड 72 है, तो जेबी क्या होगा? 70। चलो बात क्लियर होता है? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो जेवी हमारा लेट आउट थ्रू आउट द ईयर निकल गया। समझ में आ गया? तो हमारा फॉर्मेट के हिसाब से जो सबसे पहला था वो आ गया। फॉर्मेट के हिसाब से अपने को क्या निकालना था? जेवी। तो फॉर्मेट के हिसाब से हमारा जो सबसे पहला कंप्यूटेशन था वो था जेवी, ये हमारा निकल गया। अब इससे आप लेस क्या करोगे? अब इससे आप लेस करोगे म्युनिसिपल टैक्स। क्लियर है? ये लेस करके ये जो आएगा इसको क्या बोलेंगे? नेट एनुअल वैल्यू। इसको बोलते हैं सर नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी। अब अपने लोग जाते हैं म्युनिसिपल टैक्स में। किसमें जाते हैं? म्युनिसिपल टैक्स का प्रोविजन क्या कहता है? लेस म्युनिसिपल टैक्स में क्या करेंगे? तो याद रखिएगा म्युनिसिपल टैक्स जो मेरा अलाउ होता है वो अलाउ होता है पेमेंट बेसिस में। अंडरलाइन करेंगे इस पर। पेमेंट बेसिस में अलाउड होता है। कौन सा बेसिस में? पेमेंट बेसिस का मतलब क्या होता है कि भैया जितना पेमेंट करेंगे उतना ही अलाउ होगा। आप लिख सकते हो वहां पे, जितना पेमेंट करेंगे उतना ही अलाउ होगा। समझ रहे हैं? जितना भी पेमेंट किया, मतलब 1 साल का म्युनिसिपल टैक्स था, आपने केवल 5 महीना कर दिया। कितना महीना का? तो लेस कितना होगा? 5 महीना। क्लियर है? इसी साल 2 साल पिछला बाकी था, तो उस साल तो लेस नहीं हुआ। इस साल आपने सब बकाया इस साल दे दिया। समझ रहे हैं? शादी किए, दहेज मिला, कमाई हुआ रैंडम, इज्जत मिला, पैसा मिला, समझ रहे हैं? सब कुछ मिला है। क्या अरे मेरा चार्ज खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी से बढ़ाते हैं इसको। देखिए सर चार्ज तो है, ये चार्ज क्लियर है सर? तो अगर आपने 1 साल में सभी म्युनिसिपल टैक्स इसी साल पेमेंट कर दिया तो सब का सब लेस इसी साल हो जाएगा। तो यही पेमेंट बेसिस का मतलब होता है कि जितना भी पेमेंट इस साल करोगे उतना ही लेस होगा। एग्जाम्पल ऊपर में जैसे कि लिखा हुआ है, देखिए फॉर द प्रीवियस ईयर 21 22, हम ये हमारा ईयर है,
Municipal tax comes to rupees 10,000. However, during the year only 6,000 was paid. Balance 4,000 was outstanding. तो सर अलाउ कितना होगा? डिडक्टेबल इज रुपीज 6,000, बैलेंस डिडक्टेबल नहीं होगा, केवल 6,000 ले। क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे जो एक्रूड और आउटस्टैंडिंग रहेगा म्युनिसिपल टैक्स में वो लेस अपने लोग नहीं करेंगे। आपको बोलेगा एक क्वार्टर का पेमेंट अभी भी नहीं किया है, साल में कितना क्वार्टर होता है? 4। एक क्वार्टर का मतलब 1/4 नहीं किया तो कितना किया? 3/4। तो अलाउ कितना होगा? 3/4 अलाउ। 60% पेमेंट किया है जितना भी टोटल था उस टाइम, तो 60% अलाउ। जितना पेमेंट होगा उतना अलाउ। चीज क्लियर है? फिर आगे बढ़ो, क्या है? इट मस्ट बी पेड बाय द ओनर। इट मस्ट बी पेड बाय द ओनर। ये पेमेंट ओनर करेगा। ओनर कौन? ओनर कौन? मान लीजिए इस मस्ट बी पेड बाय द ओनर का मतलब कौन हो गया? एसएससी। एसएससी पेमेंट करेगा तभी अलाउ होगा। समझ रहे हैं? एग्रीमेंट किया कि भैया आपको रेंट देना है और रेंट के साथ साथ म्युनिसिपल टैक्स भी आप दोगे, अगला राजी हो गए, चल भैया ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट कौन कर रहा है? टेनेंट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी पे करने की? ओनर की। लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? टेनेंट। तो टेनेंट पेमेंट कर रहा है तो मजा इसको मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसलिए लेस। हाँ, अगर ऐसा टर्म्स है कि भाई साहब आपका रेंट बाकी है, अब आप जा रहे हो रास्ते में, अब वो बंदा का केएमसी का रास्ते में पड़ता है, तो क्या किया कि सर आपको तो रेंट देना है, एक काम करिए। हम उसको बोले, मैं बोला लैंडलॉर्ड कि भैया आप मेरे को रेंट मत दो, इतना ही रेंट आप मेरा म्युनिसिपल खाता में जमा कर दो। तो वो मेरे बिहाफ में जाके जमा कर दिया। इसका मतलब पेमेंट कौन किया? वो किया। क्या पेमेंट कौन किया? ओनर ही किया। सर पेमेंट करने का मतलब जाके डिपॉजिट करना नहीं, बियर कौन किया? वो म्युनिसिपल टैक्सेस का मतलब होता है। तो अगर बियर हम कर रहे हैं तब लेस होगा, बियर टेनेंट कर रहा तो लेस नहीं होगा। अब मेरे पास था पैसा, मैं उसको दे दिया कि भैया जाके जमा कर दे, मतलब पेमेंट हो गया जी। पेमेंट तो नहीं किया, पेमेंट तो हम किए। तो यहां पे ये पॉइंट आपको याद रखना, बियर कौन कर रहे हैं। नेक्स्ट में सर क्या लिखा हुआ है? ऑल टैक्सेस लेवाइड बाय द लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब अंडरलाइन करिए, केएमसी। अगर केएमसी कर रहा है, अगर केएमसी चार्ज कर रहा है, जैसा कि म्युनिसिपल टैक्स के अलावा और भी होता है सर, म्युनिसिपल टैक्स, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, पता आपको? सर हमारा यही एक देश है जहां पे टैक्स बहुत है, फैसिलिटी नहीं। आप चेक करो ना, हर एक डिपार्टमेंट जो कि अपना फैसिलिटी देता है सब चार्ज काटता है। इनकम के ऊपर में टैक्स है, खर्चा के ऊपर में जीएसटी है, घर में रह रहे तो म्युनिसिपल टैक्स है, वाटर यूज कर रहे हैं, वाटर अगर यूज कर रहे हैं तो भैया वाटर टैक्स है, वाटर को लेके जा रहा है मेरा घर से, मेरा आउटपुट है उसको लेके जा रहा है, सीवरेज टैक्स, उसका टैक्स है। खाली बच्चा पढ़ ला उसका टैक्स नहीं लगा है, लग जाएगा। नहीं, वो तो डोनेशन है, वो तो डोनेशन है, वो भी तो टैक्स है, वो तो डोनेशन है। क्लियर है सर? इज डिडक्टेबल, केवल यही लेस होगा। लेकिन हाउएवर, पढ़िए हाउएवर, हाउएवर क्या बोल रहा है कि टैक्स लेवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट नॉट लिवेबल। मतलब अगर दीदी को पैसा का जरूरत पड़ा और वो म्युनिसिपल टैक्स अपना लगा दी कि नहीं आपको हमको भी देना हो। केएमसी और केएमसी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन अलग होता है, पता है ना, इसको म्युनिसिपल इलेक्शन बोलते हैं। और ये जो हमारा गवर्नमेंट है, ये लोग दोनों का अलग रिलेशन है। तो जिसका गवर्नमेंट रहता है म्युनिसिपल का वही जीतता है, लेकिन ये दोनों अलग एंटिटी है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर टैक्स लिवाइड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पैसा डिडक्ट होगा। अब दीदी को पैसा चाहिए, वो भी लगा दी म्युनिसिपल टैक्स, वो भी लगा दी वाटर टैक्स, वो भी लगा दी, अभी पैसा चाहिए उसको, नो डाउट। तो क्या होगा सर बताइए, क्या होगा? वो डिडक्टेबल नहीं होगा। और वहां पहचान क्या है? वहां पहचान है, वहां पर एक बेनिफिट वर्ड लिखा रहेगा। क्या वर्ड लिखा रहेगा? वाटर बेनिफिट टैक्स, सीवरेज बेनिफिट टैक्स। तो अगर वर्ड से समझेंगे कि अगर बेनिफिट लिखा हुआ रहा तो लेस नहीं होगा।
बेनिफिट वर्ड लिखा रहा, म्युनिसिपल टैक्स के साथ म्युनिसिपल बेनिफिट टैक्स लिखा रहा तो लेस नहीं करें। क्लियर है? क्या कहेगा लास्ट में? इंटरेस्ट पेनल्टी नॉट डिडक्टेबल। आप लेट से पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा, वो डिडक्टेबल नहीं होता है। इसी में एक और पॉइंट ऐड करिए, इसमें एक और पॉइंट लिखिए, म्युनिसिपल टैक्स आर कैलकुलेटेड ऑन नेट म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स आर कैलकुलेटेड ऑन नेट म्युनिसिपल वैल्यूज। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स जो मेरा कैलकुलेटेड होता है वो होता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू। कौन से वैल्यू पे? नेट म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, अब अपने लोग जो जेवी के लिए सीखे थे वो क्या था? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। वो क्या था? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। और लेकिन ये जो म्युनिसिपल टैक्स है किस पे निकलता है? नेट म्युनिसिपल वैल्यू। क्लियर है? तो ग्रॉस और नेट म्युनिसिपल वैल्यू का जो डेफिनेशन है ये अपने लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक यहीं पर रखते हैं, यहीं तक पढ़ना है। और आप लोग का लंबा छुट्टी है तो मैं क्या कर रहा हूं, सैलरी का क्वेश्चन आप लोग को और पढ़ा रहा हूं। कहां तक दिए थे सर? 65 66 दिए थे ना? 67 69 70 72। ठीक है, 73 74 73 74। ये आप लोग का पूरा ये क्वेश्चन हो गया। अब सिर्फ ईयर वाइज का क्वेश्चन बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर। चलिए, अल्लाह हाफिज।